नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। दरबार का तालमेल बिगड़ा हुआ था। दक्षिण के सूबे में एक नया मंच सज गया था। कभी हिजाब, कभी हलाल। लगता है कि पूरा आर्यावर्त किसी चुनावी भट्ठी में बदल गया है। हर दिन इसे सुलगाए रखने के लिए कोई न कोई मुद्दा इस भट्ठी में झोंका जा रहा है। संजय इन तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर दरबार में आए थे। धृतराष्ट्र थोड़ा विलंब से दरबार पहुंचे थे। काफी वक्त रनिवासों में ही बिता रहे थे। शायद कोई घरेलू कलह निपटाने में लगे थे। जिसका कुनबा 100 बच्चों का हो, वहां खटर पटर लगी ही रहती है। दरबार में घुसते ही उन्होंने कनखियों से दीवाने खजाना को घूरा। उसके सिर से पैर तक सुरसुरी दौड़ गई। पूरे हस्तिनापुर में महंगाई बेलगाम हो चुकी थी। तेल से लेकर पानी और दवा से लेकर दारू तक सबकी कीमतों में आग लगी हुई थी। बात करते हैं कमर तोड़ महंगाई की, क्योंकि आज से आपके महीने भर के बजट और रोजाना के खर्चों पर महंगाई का और बोझ पड़ने वाला है। धृतराष्ट्र ने दीवाने खजाना को कीमतों पर काबू करने का हुक्म दिया। उनके लहजे में गुर्राहट थी। सकपकाया हुआ दीवाने खजाना बोला, बहुत जल्द कीमतें काबू में होंगी महाराज। यह सुनते सुनते धृतराष्ट्र का सिर संजय पर जा टिका। उन्होंने कहा, और संजय, न आर्यावर्त का हाल, न जम्बूद्वीप की कथाएं, न डंकापति की सूचना। और इसके बाद एक भारी प्रश्नवाचक चेहरा। संजय अलर्ट अवस्था में थे। तुरंत बोल पड़े, डंकापति बहुत जरूरी कामों में संलिप्त हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने परीक्षा पर चर्चा की। देश के मेधावी छात्रों को उन्होंने इम्तिहान का दुर्ग भेदने की कला सिखाई। आप कभी एग्जाम को ही एक चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लगो, तुम क्या समझते हो, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लिखा है, मेरी इतनी नोटें भरी हुई है, मैं टीचर के साथ इतने घंटे बैठा हूं, मैंने मम्मी के साथ इतना समय बिताया है, मैं मेरे पड़ोसी की छात्र ने अच्छा काम किया तो उसके जाकर, अरे मैं इतना सीख करके आया, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले। यह सुनते सुनते धृतराष्ट्र को कुछ खटक गया। उन्होंने संजय से पूछा, ये बताओ, डंकापति तो आर्यावर्त के पहले वजीर आजम हैं, जो इस पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को मात देकर सफलता के शीर्ष पर पहुंचे हैं। संजय ने सहमति में सिर हिला दिया। धृतराष्ट्र ने फिर कहा, तो इन मैकाले की संतानों को कब तक आगे बढ़ाएंगे डंकापति? संजय ने फिर सिर झुकाकर कहा, यह तो डंकापति ही बता सकते हैं महाराज। धृतराष्ट्र ने अगला सवाल दागा, अच्छा ये बताओ, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला मुद्दा कहां तक पहुंचा? संजय ने कहा, उसमें तो रायता ही रायता है महाराज। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा, जानकारी जारी करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा, जानकारी नहीं दूंगा। आयोग ने कहा, जानकारी देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी वाले कचहरी पहुंच गए कि जानकारी नहीं देंगे। तब से यह मामला कचहरी में फंसा हुआ है। किसी को नहीं पता कि डंकापति ने जिस विषय में पढ़ाई की है वह पढ़ाई कहीं होती भी है या नहीं। धृतराष्ट्र इस रायते में नहीं पढ़ना चाहते थे, सो उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा, अच्छा, परीक्षा पे चर्चा कैसी रही? संजय ने कहा, बहुत शानदार रही महाराज। इस चर्चा की सफलता से लहालोट आर्यावर्त की रियाया ने अब डंकापति से कुछ नई चर्चाओं की मांग की है। अंदर की खबर है कि डंकापति ने इन तमाम चर्चाओं के लिए भी अपनी सहमति दे दी है। धृतराष्ट्र के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने कहा, अच्छा, जरा बताना तो कौन कौन सी चर्चाएं डंकापति करना चाहते हैं? संजय ने कहा, जनता की दिली ख्वाहिश है कि डंकापति का अगला आयोजन पेट्रोल पे चर्चा हो। दरअसल जनता पेट्रोल के जिस्म में लगी आग पर डंकापति के विचार जानना चाहती है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। संजय ने बोलना जारी रखा, महाराज, जनता की इच्छा है कि डंकापति इसके बाद पकौड़े पर भी चर्चा करें। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? संजय बोले जा रहे थे, महाराज, जनता चाहती है कि डंकापति कम से कम एक बार सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे पर चर्चा करें। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है
तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। संजय अपनी रौ में बोले जा रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज, जनता ये भी चाहती है कि डंकापति साल में कम से कम एक बार अडानी पे चर्चा भी कर लें। Even after Gautam Adani, the chief of Adani Group has denied providing private planes to the Gujarat chief minister, the reality looked different. Modi not only was seen using the jet owned by the top industrialist, ये कहकर संजय थोड़ा रुक गए। धृतराष्ट्र को इन भांति भांति की चर्चाओं में मजा आ रहा था। उन्होंने कहा, और कोई चर्चा? संजय ने कहा, एक और विषय है महाराज जिसकी जनता ने भारी डिमांड की है। जनता चाहती है कि डंकापति सुखी दाम्पत्य जीवन पर चर्चा जरूर करें। यह सुनकर धृतराष्ट्र लटपटा गए। जनता है कि विदूषक है? संजय ने कहा, जैसे डंकापति वैसी जनता। संजय को बेपटरी होता देख धृतराष्ट्र ने बातचीत की दिशा मोड़ते हुए कहा, सुना है अब छोटे नवाब की जान को खतरा बन गए हैं डंकापति। बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। धृतराष्ट्र ने बोलना जारी रखा। कुछ दिन पहले डंकापति ने अपनी जान बच जाने का बधाई संदेश पंजाब भिजवाया था। अब छोटे नवाब की जान खतरे में है। संजय ने कहा, महाराज, छोटे नवाब का मामला डंकापति से ज्यादा गंभीर है। भाजपाई हॉल ऑफ शेम के सबसे तेजस्वी सूर्य के नेतृत्व में छोटे नवाब के घर पर हमला बोला गया। बाकायदा सुरक्षा बैरियर तोड़ा गया, सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा गया, दरवाजे से धींगा मुश्ती हुई। पुलिस भी पूरे वक्त पूरी तरह से मुस्तैद खड़ी रही। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की कोई परिभाषा होती है तो यही है। युवा मोर्चा ने आज अरविंद केजरीवाल के घर के पास बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए हम गए थे। धृतराष्ट्र की रोशनी विहीन आंखें फटने को बेताब हो गईं। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा शांतिपूर्ण बर्ताव, वो भी राजधानी में। दुनिया में बड़ी थू-थू होती होगी डंकापति की। संजय ने टालते हुए कहा, क्या महाराज, डंकापति इससे कई गुना बड़ा थूक का दरिया पार कर आए हैं, इसमें क्या थू-थू? धृतराष्ट्र ने कहा, तो छोटे नवाब ने कुछ नहीं किया? संजय ने कहा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया, पर डंकापति के मुकाबले वह कुछ भी नहीं है। उन्होंने डंकापति को अपनी जान बच जाने का थैंक यू संदेश भी नहीं भिजवाया। धृतराष्ट्र को तसल्ली हुई। उनका मन उस तेजस्वी में अटक गया था जिसने इस रण का नेतृत्व किया था। उन्होंने संजय से पूछा, ये सूर्यपुत्र कौन है? संजय ने कहा, दरअसल महाराज, इन दिनों भाजपा में ऊपर जाने की सीढ़ी लंपटई और गुंडागर्दी से गुजरती है, जैसे ये या फिर ये। इनका लांपट्य जीवन ही इनके सुखी जीवन का मंत्र है। सूर्यपुत्र भी इन्हीं में से एक हैं। अब तक सूरज सिर चढ़ चुका था। धृतराष्ट्र चट्टान की अवस्था में पहुंच चुके थे, लिहाजा उठ खड़े हुए। सभा विसर्जित हो गई। वो अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। बीते हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता तेजस्वी सूर्या और उनके हिंसक कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया, तोड़फोड़ की। आमतौर पर राई को भाजपा के पक्ष में हिमालय बनाने की महारत हासिल कर चुके दरबारी चैनलों ने इस घटना को प्राइम टाइम से सिरे से गायब कर दिया। ले देकर टाइम्स नाउ नव भारत पर 10 बजे का एक शो दिखा, जहां भाजपा के नवकंज लोचन तेजस्वी सूर्या ने विस्तार से अपनी बात रखी। यहां भी पीड़क को मंच मिला, पीड़ित का पक्ष गायब रहा। इस घटना के बरक्स आप कुछ महीने पहले की घटना को याद कीजिए। पंजाब के ट्रैफिक जाम में फंस गए प्रधानमंत्री मोदी के लिए हुड़कचुल्लुओं ने क्या क्या करतब दिखाए थे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं बड़ी स्पष्टता से बोल रहा हूं, खूनी साजिश हुई है आज, और इस खूनी साजिश का बड़ा पर्दाफाश मैं करूंगा। जिंदा बच गए प्रधानमंत्री, जिंदा बच गए प्रधानमंत्री, जिंदा पंजाब से लौट कर आए प्रधानमंत्री। पीएम की सुरक्षा में कोताही बरती और उनकी जान को खतरा पैदा हो गया था। हम आपको बताएंगे कि इस मृत्यु जाल से नरेंद्र मोदी जिंदा कैसे लौटे। खूनी साजिश, जिंदा बच गए, जान को खतरा पैदा हो गया था। जिंदा कैसे लौटे। खुद मोदी जी राष्ट्रपति के पास अपनी जान की गुहार लगाने पहुंच गए थे। नौटंकी बियॉन्ड द लिमिट। अब थोड़ा रुककर सुस्ता लीजिए। न्यूज़ लॉन्ड्री में हम बहुत मेहनत और जिम्मेदारी से टिप्पणी जैसे शोज करते हैं। इसके बावजूद अक्सर हम पाते हैं कि बहुत मेहनत और लगन से तैयार हुए हमारे शो बहुत कम लोगों तक पहुंचते हैं। इस काम में आप हमारी मदद कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टिप्पणी को शेयर करके, इसे लाइक करके नए दर्शकों को जोड़कर आप हमारी मदद कर सकते हैं। पत्रकारिता के इस बुरे समय में
आप सब एक अच्छी पहल का कंधा बनिए। संभव हो तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए। इससे वो मीडिया खड़ा होगा जो सरकार से सवाल कर सकेगा, न कि इस तरह से सरकार के सामने नतमस्तक होगा। और आप भी गर्व से कह सकते हैं, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। अब डीजल और पेट्रोल की बात। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने बहुत से लोगों को अधरंगा कर दिया। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, अरे उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो हमने बार बार बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बार बार कांग्रेस के नेतृत्व से पूछा है कि देश की संसद में अगर देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि 100 दिन में महंगाई पर वो नियंत्रण पाएंगे और अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर देश की जनता किस प्रकार से भरोसा कर सकती है। लेकिन रामदेव को बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों ने पूरी तरह नंगा कर दिया। पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। एक तो रामदेव के बयानों का खोखलापन उजागर हो गया, लेकिन इससे भी लोगों को ज्यादा आहत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको पूरे देश ने कपड़ा बदलकर चरित्र बदलते हुए देखा है। ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात दूसरी वाली है। संतई का चोला पहनकर दिन रात लोगों को ज्ञान, योग, साधना, सत्य, शील, प्रेम, न्याय, क्रोध, शांति, अध्यात्म, इंद्रियों पर नियंत्रण का च्यवनप्राश बेचने वाले भगवाधारी का जैसे ही यथार्थ से सामना हुआ, इसका अपनी ही इंद्रियों से नियंत्रण खत्म हो गया। सारे च्यवनप्राश की ताकत लुप्त हो गई। साधना वनवास में चली गई। गुस्से में रामदेव ने क्या बोला, कोई भी सामान्य मनुष्य ऐसे तो नहीं बोलता। क्या बोला, फिर से सुनिए। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। अब आप ही बताइए, जो चीज है ही नहीं उसे उखड़वाने का प्रस्ताव क्यों देना? ऐसे ही विचित्र जंतुओं से भरी है भारत भूमि। पेट्रोलियम की आसमान छूती कीमतों पर इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज की डिबेट ट्रैकर ने एक बढ़िया शोध किया है। 19 मार्च से 24 मार्च के बीच तमाम चैनलों ने मिलकर सिर्फ 45 मिनट पेट्रोलियम की कीमतों पर खबर और बहस में खर्च किया। यह कुल बहसों का मात्र 5% है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास के अंड बंड संस्करण में 2 नए पात्रों की एंट्री हुई है। एक है मनोज मुंतशिर, दूसरा है आज तक का डिजिटल संस्करण। दोनों ने मिलकर दावा किया कि जब देश में 35 करोड़ लोग भूखमरी की जद में थे, तब शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था। खैर, हेडलाइन में 35 करोड़, स्टोरी में 35 लाख हो गया। किसी की गड़बड़ी से किसी का सत्यानाश हो गया। जनता ने लेखा जोखा निकाल लिया कि जिस भारत की आबादी आज़ादी के बाद पहली जनगणना में 35 करोड़ थी, वहाँ 17वीं सदी में 35 करोड़ भूखे कैसे रह गए। खैर, मनोज मुंतशिर ने इससे भी अहम बात कही है कि बादशाह लोगों की भूखमरी के बीच ताजमहल बनवा रहा था। मैं इस पर कुछ कहूँ उससे पहले 2 बातें मनोज मुंतशिर के बारे में जान लें। आप कवि, शायर, गीतकार, लेखक हैं। शायद उन्हें शायर कहलाना पसंद न हो, क्योंकि इन दिनों मुगलों से उनकी ठनी हुई है। हमारे आपके भारत देश में 35 लाख लोग भूखमरी का शिकार होकर दम तोड़ चुके थे, भूख से मर चुके थे। ऐसे आलम में एक राजा, एक बादशाह क्या करता है, उस जमाने के 9 करोड़ रुपए एक मकबरे पे खर्च कर देता है, जिससे पूरे देश की गरीबी मिट सकती थी। तो इन मुंतशिर भाई पर आरोप है कि उन्होंने नकल मारकर भी कुछ कविताएं लिखी हैं। इस नकलबाजी पर मनोज मुंतशिर ने सफाई दी कि मेरे ऊपर तो केदारनाथ सिंह से लेकर वर्ड्सवर्थ तक का असर है। इस जवाब पर मेरे जहन में फिराक गोरखपुरी का एक वाकया आता है। एक मुशायरे में जहां फिराक साहब मौजूद थे, एक गुमनाम शायर ने फिराक साहब का शेर मामूली हेरफेर करके पढ़ दिया। फिराक साहब फिरंट हो गए, कहा मियाँ यह शेर तो हमारा है। गुमनाम शायर ने कहा इसमें क्या बात हो गई, कभी कभी ख्याल टकरा जाते हैं। फिराक साहब ने पलट कर कहा मियाँ साइकिल साइकिल से टकरा सकती है, हवाई जहाज से टकरा सकता है, भला साइकिल हवाई जहाज से कैसे टकरा सकती है। बस इतना ही कहना है मुंतशिर भाई। हाँ, आपकी दूसरी बात का जवाब और दिलचस्प है। हर दौर में बादशाह गरीबों के पसीने पर अपने महल खड़ा करते रहे हैं। शाहजहां न तो पहला था न आखिरी। दूर नहीं, अपने आस पास देखिए,
पूरी दुनिया जब 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से गुजर रही है, तब हमारे प्रधान सेवक अपने सपनों की सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए सारे घोड़े खोल चुके हैं। 20,000 करोड़ से ऊपर खर्च होना है। आपकी शाहजहानी कुंठा की प्रधान सेवक की सेंट्रल विस्टा से बेहतर कोई तुलना नहीं हो सकती। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो इस दर्जे का मसाला है। जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ती है। ये भाई साहब रिपब्लिक टीवी का नया मुजस्समा है। साइंटिफिक टेम्पर और कॉमन सेंस दोनों को अगर मिला लिया जाए तो इन हुड़कचुल्लुओं की तमाम जगहसाइयां ऐसे ही आधी हो जाएं, लेकिन इतना भी इनसे कहां हो पाता है। फास्फोरस बम मारा गया है, इस तरह की खबरें हैं। तस्वीरें मैं दिखाऊंगा फास्फोरस बम की। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये फास्फोरस बम, ये जो आपको आग आसमान से गिरती हुई नजर आ रही है। इस बम के बारे में बताया जाता है ये जमीन पर गिरने के बाद जब तक ऑक्सीजन, जहां तक ऑक्सीजन मौजूद रहेगी तब तक ये जलता रहेगा, और जब तक ये ऑक्सीजन खत्म नहीं कर देगा तब तक ये खत्म नहीं होगा, और ऑक्सीजन खत्म तो आदमी खत्म। एक झटके में अगर बात समझ में नहीं आई हो तो एक बार फिर से सुन लीजिए। जहां तक ऑक्सीजन मौजूद रहेगी तब तक ये जलता रहेगा। जहां तक ऑक्सीजन मौजूद रहेगी तब तक ये जलता रहेगा। ये कहना कि जब तक ऑक्सीजन खत्म नहीं होगा तब तक यह बम खत्म नहीं होगा, और ऑक्सीजन खत्म यानी जीवन खत्म, यह खबरिया चैनलों की शीर्ष मूर्खताओं में शुमार होने वाला शो है। ऐसा कौन सा स्थान है पृथ्वी पर जहां ऑक्सीजन नहीं है? और अगर यह बम इसी तरह काम करता है तो फिर एक बम पूरी पृथ्वी का ऑक्सीजन खत्म कर सकता है। दरअसल सच्चाई कुछ और है। फास्फोरस बम इसके एकदम उलट काम करता है। यह बम फास्फोरस के अंतिम कण की मौजूदगी तक जलता रहता है। इसके लिए सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद रहनी चाहिए। यह ऑक्सीजन की मौजूदगी में तब तक सेल्फ इग्नाइट होता रहता है जब तक कि फास्फोरस की एक भी बूंद बची रहती है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट न्यूज़ 24 से है। इसे अंजाम दिया है वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन ने। कश्मीर घाटी से धारा 370 खत्म होने के 2 साल बाद वहां के हालात में क्या तब्दीली आई है, लोग किस तरह से इस नई सच्चाई का सामना कर रहे हैं, इसके तमाम पहलुओं पर आम कश्मीरियों की राय जानिए। सबको सोचते ना 1 घंटा हो गया हमको चेकिंग में ही हो, जो भी होगा पहले जाने से पहले देखते हैं कहाँ चेकिंग है, जाएगी या नहीं है, इसी में दिन जाता है। अभी अकाउंटेबिलिटी आ गई है। अगर हम सर्विस मैटर्स के रिलेटेड बात करें तो अकाउंटेबिलिटी आ गई है। आपको मौका मिले तो आप कहाँ पढ़ना चाहोगी? इधर ही, मतलब अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म अच्छा मिले यहाँ तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। सब कुछ तो टूरिस्ट है ही नहीं, लेकिन जो लोगों के ऊपर अभी जो है महंगाई है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। 3 महीने के लिए आप चावल फ्री देंगे, उससे क्या होता है? 5 किलो चावल देंगे फ्री, उससे क्या होता है? असल जो बात है वो तो कोई बताता नहीं है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।